इस लेंस से देखने के बाद मुझे एक चीज़ तो लगता है कि एटलीस्ट द्रोणाचार्य और एकलव्य के बीच में जो भी कुछ हुआ था वो जातिवाद की वजह से नहीं हुआ था। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा क्यों मांगा था, और हमने ये समझा था कि उसकी वजह कोई शिष्य प्रेम या जातिवाद नहीं बल्कि राष्ट्रहित था। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए और वीडियो जरूर देखिए और कमेंट से बताइए कैसा लगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं पिछली बार का डिस्कशन। अगले कैरेक्टर की तरफ हम बढ़ते हैं जो बड़ा ही चर्चित है। वो एक ऐसा पात्र है जिसको लोग हमेशा अर्जुन का डायरेक्ट कंटेंडर या प्रतिद्वंदी मानते हैं। इनफैक्ट रामधारी सिंह दिनकर जी ने पूरी की पूरी एक कविता उस पात्र पे लिख डाली है। तो आई गेस आपको पता होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कर्ण की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं कर्ण का डीप कैरेक्टर एनालिसिस बाद में करूंगा। आज सिर्फ एक छोटा सा पार्ट ही लेंगे जो हमारे वीडियो या जो हमारा जो मेन टाइटल है उसका उद्देश्य है। तो प्रचलित कथा ये है कि जब द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों को शिक्षा दे रहे होते हैं तो कर्ण भी शिक्षा का इच्छुक होके उनके पास जाता है और उनसे प्रार्थना करता है कि आप मुझे भी अपना शिष्य बनाएं। परंतु द्रोणाचार्य कर्ण को ये बोल के मना कर देते हैं कि इस गुरुकुल में केवल क्षत्रियों को ही शिक्षा मिल सकती है, एक्सेप्ट अश्वत्थामा ऑफ कोर्स, क्योंकि वो उनका पुत्र रहता है। जिसके बाद कर्ण जो है परशुराम जी के पास जाता है और उनसे शिक्षा ग्रहण करता है। फास्ट फॉरवर्ड, अब रंगभूमि में जब सारे पांडव और कौरव रहते हैं, जब उनकी शिक्षा खत्म हो गई रहती है तो वहां पे सारे राजकुमार अपना अस्त्र कौशल प्रदर्शन कर रहे होते हैं। तो वहां पे कर्ण भी आता है जिसको देख के द्रोणाचार्य दुर्योधन सारे आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिर कौन है, इतना तेज है या ये कौन आया है। और फिर वहां पे वो अपनी अस्त्र विद्या प्रदर्शन करने की परमिशन मांगता है जो उसको मिल जाती है। उसके बाद वो भी अपने अस्त्र कौशल विद्या दिखाता है और अर्जुन से द्वंद्व युद्ध के लिए आग्रह करता है। इनफैक्ट वो अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता है। तो कृपाचार्य ये कह के मना कर देते हैं कि ये रणभूमि नहीं है जिसमें कोई किसी को भी चुनौती दे सके, बल्कि ये हस्तिनापुर की रंगभूमि है। यहाँ पे द्वंद्व युद्ध करने से पहले उससे कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे ललकारने वाले को और ललकारने वाले को, मतलब कि जो ललकार रहा है और जिसको ललकार रहा है उन दोनों को अपने अपने इंट्रोडक्शन देने पड़ेंगे और केवल राजा या राजकुमार ही किसी राजकुमार को द्वंद्व के लिए आवाहन दे सकता है। अब कर्ण अपना परिचय यहाँ पे देने से संकोच करता है, जिसके बाद कर्ण के पिता अधिरथ आ जाते हैं और वहां से उसको ले जाने लगते हैं। जिसके बाद भीम वहां पे कर्ण को टॉन्ट मारते हुए कहते हैं कि पहले इसे रथ चलवाना सिखाइए। जिसके बाद दुर्योधन जो है वहां पे कर्ण को देख के उसको बहुत बुरा लगता है या जो भी है। उसके बाद वो कर्ण का वहां पे राज्याभिषेक करके उसका अंग देश का राजा बना देता है। तो बोलता है कि अब तो युद्ध के लिए ललकार सकते हैं। तो वहां पे फिर से सूर्यास्त होने के बाद जो है माहौल थोड़ा सा कूल डाउन हो जाता है। तो ये बड़ी प्रचलित कथा है और ये हम सब जानते हैं। तो ये सब सुन के पहली बार तो ऐसा ही लगता है कि कर्ण को जगह जगह सिर्फ उसकी जाति को लेके ही हमेशा नीचे दिखाया जाता है और उसमें टैलेंट होने के बाद भी वो क्षत्रियों के द्वारा बनाए हुए नियम जो प्रॉब्ली उनकी भलाई के लिए ही था, कर्ण को मौका नहीं दिया जाता है। इस एनालिसिस में बहुत से लोग एक ऐसा सोसाइटल इशू को सपोर्ट करते हुए दिखते हैं जिनको ट्रेडिशनली हम महान मानते हैं, जैसे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इनफैक्ट पांडव भी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कर्ण के साथ काफ़ी गलत हुआ और कर्ण को बहुत ज़्यादा उसको दबाया गया और उसकी जो मेन पोटेंशियल था उसको सामने नहीं आने दिया गया। वेद व्यास रचित महाभारत इस बारे में क्या कहती है, तो चलिए उस चीज़ को देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पॉपुलर स्टोरी के विपरीत कर्ण द्रोणाचार्य का शिष्य था। कर्ण द्रोणाचार्य के गुरुकुल में था और वहीं पे उसकी दुर्योधन से मित्रता हुई है और अर्जुन से प्रतिस्पर्धा का जन्म हुआ था। आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं कि गीता प्रेस के महाभारत के सर्ग 131 आदि पर्व के
सर्ग 131 से श्लोक 9 से 14 के बीच में इसका विस्तृत ढंग से इसका व्याख्यान मिलता है। बहुत क्लियरली व्यास जी ने लिखा है कि कर्ण सदा अर्जुन को अपने से बड़ा धनुर्धर मान के, अपना कॉम्पिटिटर मान के हमेशा उससे प्रतिस्पर्धा करता था, और अमर्ष में यानी जेलेसी में, मात्सर्य की भावना की वजह से वो दुर्योधन का सपोर्ट लेके पांडवों का अपमान किया करता था। अब सवाल यह है कि कर्ण अर्जुन से जेलस क्यों था? तो इसका जवाब भी ठीक अगले श्लोक में दिया हुआ है। यहां पे दिया हुआ है, अर्जुन ऑन दी अदर हैंड, उनको इन सब कंपटीशन से कोई मतलब नहीं था, वो सिर्फ धनुर्विद्या की ओर उनका झुकाव था और वो दिन रात उसी की प्रैक्टिस किया करते थे। और उस प्रैक्टिस की वजह से वो सारे अस्त्र विद्या में, फिर चाहे वो क्यूरियोसिटी हो और या फिर सीखने की इच्छा हो या सिखाने में हो, इन सब में, इवन सिखाने में भी वो सारे शिष्यों से बेहतर हो गए और द्रोणाचार्य के समान हो गए, द्रोणाचार्य की बराबरी के आ गए। कर्ण ऑन दी अदर हैंड अर्जुन से उम्र में काफी बड़ा था, ये हम जानते हैं, क्योंकि कुंती जब प्रोबेबली टीनेजर थी तो कर्ण हुआ था और अर्जुन बहुत बाद में हुआ, वो बल्कि तीसरी संतान है कुंती की, तो काफी एज डिफरेंस है। और अर्जुन उस समय प्रोबेबली 14 साल से ऊपर के रहे होंगे, तो कर्ण काफी बड़ा था। सो वहां पे डिस्पाइट कि कर्ण और अर्जुन के बीच में जो गैप है वो बहुत ज्यादा है, कर्ण बहुत बड़े हैं, परंतु अर्जुन के कंपैरिजन में कर्ण उतने बेहतर नहीं थे। ये वेदव्यास ने लिखा हुआ है कि वो सारे शिष्यों से बेटर थे, इसलिए कर्ण उनसे चिढ़ने लगा और गुरुकुल में अस्त्र विद्या के सीखने का लक्ष्य उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को नीचा दिखाना हो गया था। कर्ण के मन में अर्जुन के लिए द्वेष या फिर मात्सर्य की भावना थी। उसके बाद क्या होता है कि जब द्रोणाचार्य से कर्ण ब्रह्मास्त्र की विद्या मांगने जाते हैं तो वहां पे द्रोणाचार्य मना कर देते हैं, क्योंकि द्रोणाचार्य, अब शिष्य सारे द्रोणाचार्य के साथ ही रह रहे हैं, तो अब द्रोण देखते हैं कि कर्ण जो है सिर्फ और सिर्फ धनुर्विद्या इस समय अर्जुन को नीचा दिखाने के लिए सीख रहा है, जो कि क्षत्रिय धर्म या फिर किसी भी राजकुमार के धर्म के विरुद्ध था। परंतु कर्ण जो है सिर्फ अर्जुन को नीचा दिखाने के लिए सीख रहा था। तो ऐसे में ब्रह्मास्त्र जैसा जो दिव्य अस्त्र है, जो कि एक मास डिस्ट्रक्शन करने में केपेबल है, अगर आप वो किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में देंगे जिसका धनुर्विद्या सीखने का जो मेन मोटिव है वो निहित स्वार्थ है, तो वो अपने निहित स्वार्थ के लिए दिव्यास्त्रों का प्रयोग गलत भी कर सकता है। इस वजह से द्रोणाचार्य ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र की शिक्षा नहीं दी, जिससे क्रोध में आके कर्ण परशुराम के पास चला जाता है और उनसे वहां पे झूठ बोल के शिक्षा ग्रहण करता है। तो इन सब चीजों से ना कुछ बातें तो क्लियर होती हैं। पहली चीज तो एक बहुत पॉपुलर नैरेटिव या बहुत पॉपुलर थियरी, मिथ होती है और उसको वो यहाँ पे खत्म होती है, कर्ण द्रोणाचार्य का शिष्य था। सबसे पहली चीज, देयर इज नो इफ्स एंड बट अबाउट इट। व्यास महाभारत में बहुत क्लियर लिखा हुआ है ये। कर्ण की मित्रता दुर्योधन से रंगभूमि में नहीं होती है, बल्कि द्रोण के आश्रम में ही हुई थी। तीसरी चीज, पांडव भी कर्ण को द्रोणाचार्य के आश्रम से ही जानते थे, और क्योंकि कर्ण हमेशा पांडवों का अपमान करता था, तो पांडवों के मन में कर्ण से चिढ़ने की बहुत क्लियर वजह थी। तो ऐसा नहीं है कि भीम वहां पे आउट ऑफ द ब्लू आके बस अपने छोटे भाई को देखने की ललकार रहा है तो उसको उल्टा सीधा बोल रहे, नहीं। सो इस पूरी चीज में जातिवाद का मुझे कहीं कोई एंगल दिखता नहीं है। यहाँ भी मुझे ऐसा नहीं दिखता है कि द्रोण क्षत्रिय और ब्राह्मण या फिर सूत जैसी कोई चीज को लेके कुछ कर रहे हो। कर्ण जब रंगभूमि में आता है तो वो वहां पे द्रोण से आज्ञा लेके अपना अस्त्र कौशल दिखाता है, और द्रोण कदाचित इसलिए भी उसको आज्ञा देते हैं अस्त्र कौशल प्रदर्शन करने का, बिकॉज वो उनका शिष्य है और कौरवों और पांडवों का गुरु भाई है। और एक और चीज, कौरव के पिता धृतराष्ट्र के जो पुराने सारथी हैं अधिरथ, उसका पुत्र है, तो उस नाते धृतराष्ट्र भी जानते हैं कर्ण को, इसलिए उसको आज्ञा मिलती है।
उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कृपाचार्य कहते हैं कि राजकुमार सिर्फ राजा या राजकुमार ही किसी राजा या राजकुमार को ऐसे रंगभूमि में या किसी भी जगह ललकार सकता है। ये नियम जो है, अगेन बहुत लोग कहते हैं कि ये लोगों को डिविसिव काइंड ऑफ रूल था ये, जो एक कास्ट सोसाइटी क्रिएट करता था या क्लास सोसाइटी क्रिएट करता था। तो मेरी वजह से ये रीज़न भी ठीक नहीं है, क्योंकि अब ऐसे समझिए कि राजा या राजकुमार ये प्रॉपर सालों साल तक ट्रेन करते हैं अस्त्र विद्या कौशल में। अगर ये नियम नहीं होगा और अगर कोई राजा या राजकुमार ऐसा है जो कि बहुत लोभी है या फिर बहुत ही तामसिक विचार का है, तो वो किसी भी सिविलियन को या किसी भी बिजनेसमैन जो कि ऑब्वियसली अस्त्र शस्त्र विद्या में जो निपुण नहीं है, उसको युद्ध में ललकार के मार के उसका सारा धन हड़प सकता है। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए, इनफैक्ट सिविलियंस को बचाने के लिए और एक सोसाइटी को मेंटेन रखने के लिए ये नियम बनाया गया था। इस अध्याय को मैं यहीं विराम देता हूं, क्योंकि अगर मैंने इसको कंटिन्यू किया तो कथा बीच से ही आगे बढ़ानी पड़ेगी, जो मुझे उचित नहीं लगता है। तो ये मेरी जो 2 पार्ट का वीडियो था, ये उसका अंत है। तो यहाँ पे 2 चीजें क्लियर हुई हैं कि द्रोण ने एकलव्य से जो अंगूठा मांगा था उसका, वो राष्ट्रहित था या नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न था, और कर्ण के प्रति जो रंगभूमि में जो भी हुआ वो कोई जातिवाद का सीन नहीं था, और कर्ण इनफैक्ट द्रोण का शिष्य भी था। काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ये दोनों, पर आज के लिए इतना ही। अगली बार हम फाइनली आरंभ करेंगे महाभारत की कथा। मैं मेन स्टोरीज पे ही ज्यादा फोकस करूंगा और साइड डिस्कोर्सेस को मैं आप लोगों को मोटिवेट करूंगा कि आप लोग स्वयं पढ़ें उसको, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इतिहास को पढ़ते रहें, भ्रांतियों को दूर करें, केवल प्रचलित कथाओं से प्रेरित होकर अपने मत ना बनाएं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखें और मैं उसे क्लियर करने की पूरी प्रयास करूंगा। धर्मो एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षति।